नमस्कार। आज हम अधिगम वक्र एवं पठार को पढ़ेंगे। अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम की क्या विशेषताएं हैं और अधिगम के क्या चरण हैं, ये मैं पिछले वीडियो में आप सबको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछले वीडियो में जाकर आप वो पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम वक्र एवं अधिगम पठार। आइए जानते हैं कि अधिगम वक्र किसे कहते हैं। देखिए, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है अर्थात सीखने की प्रक्रिया, मैंने पहले भी आपको बताया कि अधिगम क्या होता है, सीखना। ठीक है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती है। कभी धीमी हो जाती है तो कभी तेज हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता कि वो बंद हो जाती है, सिर्फ उसकी गति कम या ज्यादा हो जाती है। तो इस गति को जब हमें प्रदर्शित करना है किसी चित्र के माध्यम से या कागज पर उसको प्रदर्शित करना है, तो वो जो प्रदर्शन करके जो चित्र बनकर तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लिख रखा है कि अधिगम की मात्रा, समय तथा अधिगम की गति का रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है, अधिगम की परिभाषा मैंने लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं। तो इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, अधिगम जो है वो क्या होता है, अधिगम की मात्रा, हमने कोई समय निर्धारित किया, उसमें अधिगम की जो मात्रा है उसे हमने किस गति से सीखा। ठीक है, उसका क्या करते हैं, अगर हम ग्राफ पर प्रदर्शन करें तो वो जो चित्र बनकर तैयार होगा या वो ग्राफ बनकर जो तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम वक्र कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गए। तो अब हम जानते हैं कि अधिगम वक्र की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत किसने की। अधिगम वक्र की अवधारणा जो प्रस्तुत की है वो हुए मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस। कौन से मनोवैज्ञानिक, हर्मन एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम वक्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने बताया कि अधिगम वक्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स कर्व एंड एस शेप या मिक्स कर्व। ठीक है, ये इन्होंने 4 प्रकार के कर्व बताए। और इसके साथ ही इन्होंने बताया कि मानव या जो भी प्राणी है वो कुछ भी सीखता है, उसे अगर हम कागज पर उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें या उसकी क्या कहते हैं गति को निर्धारित करें तो उससे जो चित्र बनकर तैयार होगा उसे हम कहेंगे अधिगम वक्र। ये हमें किसने बताया, हर्मन एबिंगहॉस। याद रखिएगा, अधिगम वक्र की जो अवधारणा प्रस्तुत की उससे संबंधित मनोवैज्ञानिक, उनका नाम है हर्मन एबिंगहॉस। ठीक है, ये 4 प्रकार के उन्होंने कर्व बताए, जैसे कि मैंने आपको उनके नाम बता दिए हैं। एक एक कर हम इन सारे कर्व्स को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि अधिगम वक्र के चरण क्या हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अधिगम वक्र के बिंदु कौन कौन से हैं। तो अधिगम वक्र के बिंदुओं की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के बिंदु बनकर तैयार होते हैं, या इनके 3 प्रकार के चरण हैं। अधिगम वक्र के कौन कौन से चरण हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले इनके 3 चरण हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। 3 चरण मैंने बताया कौन कौन से, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और अंत चरण। ठीक है, 3 चरण, या हम कह सकते हैं 3 पॉइंट। जब हम एक बनाकर वक्र को तैयार करेंगे तो उसमें 3 बिंदु प्रदर्शित करेंगे। तो प्रारंभिक या प्रारंभ का जो बिंदु है, इसमें क्या होता है कि अधिगम की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मध्य में, जब मध्य बिंदु पर आते हैं तो मध्य में क्या होता है कि इसकी गति धीमी भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है। इसका कोई निर्धारित नहीं है कि जरूरी नहीं है कि धीमी होगी या जरूरी नहीं है कि तेज भी, कुछ भी हो सकती है। वैसे ज्यादातर तीव्र ही होती है, लेकिन ये निश्चित नहीं किया जा सकता। और अंत तक आते आते अधिगम की गति जो है वो धीमी ही हो जाती है, लेकिन ये कोई डेफिनेट नहीं है कि नहीं ऐसा ही होगा, पर जो एक निर्धारित बिंदु निर्धारित किए गए उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये अंत तक आते आते व्यक्ति अच्छे तरह से सीख जाता है, इसलिए अधिगम की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। तो ये 3 बिंदु, जो अगर आपसे पूछे जाए कि अधिगम वक्र के कितने चरण हैं, तो 3 चरण हैं, प्रारंभिक, मध्य और अंत। ठीक है, इसके बाद अब हम एक एक कर इन वक्र को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। ये 4 प्रकार के कर्व हमको पढ़ने हैं। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कर्व जो है वो है कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न। अगर हिंदी में बात करें तो इसकी हिंदी में बात है सरल रेखीय वक्र, या इसका दूसरा नाम है ऋजुरेखीय वक्र या लेनियर वक्र। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है, सरल रेखीय वक्र, ऋजुरेखीय वक्र या लेनियर वक्र, या इंग्लिश की बात करें तो कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। ठीक, इसमें क्या है, देखिए चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, समझिए। एक्स अक्ष ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स पॉइंट हो गया, ये वाई पॉइंट। एक्स पॉइंट पर अधिगम की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है, और जो वाई पॉइंट है इस पर एक्स के अधिगम के समय को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो जो भी समय हमें निर्धारित दिया जाए उसमें जो हम अधिगम की मात्रा के अनुसार जो गति, जितनी गति करके सीखते हैं उसको इस ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें जितना समय दिया जाता है
उतनी ही मात्रा में हम अधिगम को सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सीधी रेखा में जो है अधिगम की गति प्रदर्शित होती है। ये जो बीच वाली लाइन प्रदर्शन कर रही है, सभी ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये क्या प्रदर्शन कर रही है, ये अधिगम की गति को प्रदर्शित कर रही है। इधर अधिगम की मात्रा प्रदर्शित हो रही है, इधर समय, और बीच वाली लाइन जो है वो अधिगम की गति को प्रदर्शित कर रही है। इसे हम स्ट्रेट लाइन कर्व भी कहते हैं। क्यों इसे स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं, क्योंकि जब ये बनकर तैयार होता है तो एकदम सीधी लाइन बनकर तैयार होती है। ऐसा इसलिए मान लीजिए आपको कोई समय 5 दिन का समय दिया गया कि 5 दिन में आपको ये काम सीखना है, हर दिन में आपको एक पॉइंट काम सीखना है। तो अगर हम इसे पॉइंट में डिवाइड, एक पॉइंट इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो अगर आपको एक दिन में आपने एक पॉइंट सीखा तो 5 दिन में आपने 5 पॉइंट सीख लिए, ठीक है, मतलब हर दिन बराबर बराबर सीखना। तो जब इसका ग्राफ बनाकर तैयार करेंगे तो एक सीधी रेखा में बनकर तैयार होगा, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये आपसे कह दिया जाए कि आपको 4 दिन में ये चीज़ सीखनी है तो वैसा ही आप सीख लेंगे, ये बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए इसे आदर्श जो वक्र भी कहते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आए, इसको आदर्श वक्र भी कहते हैं। पर ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लक्ष्य कुछ भी निर्धारित करें कि नहीं हम एक दिन में इतना सीख लेंगे उतना सीख लेंगे, पर ज़्यादातर वैसा नहीं होता है। तो इस तरह के वक्र बहुत कम बनते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम दूसरे वक्र पर आते हैं, धनात्मक, नतोदर या अवतल वक्र। ये इसके अलग अलग मैंने सारे नाम इसके लिख दिए कि किसी भी नाम से पूछा जाए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो धनात्मक, नतोदर या अवतल वक्र, ठीक। और इंग्लिश की बात करें तो कॉनकेव कर्व, इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव कर्व। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये प्रारंभिक बिंदु है, जैसे मैंने इस वाले में इसमें लिखा, सब में नहीं लिखा, आप समझ सकते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु में क्या होता है कि सीखने की गति धीमी होती है। देखिए सीखने की गति धीमी है, तभी ये धीरे धीमे धीमे चल रहा है। इसके बाद क्या होता है कि अंत तक पहुंचते पहुंचते सीखने की गति तीव्र हो जाती है, ठीक है। तो आपको समय दिया गया, उसमें जो आप अधिगम की मात्रा जो सीख रहे हैं वो क्या पहले आपने थोड़ा थोड़ा सीखा, फिर आप जो है एकदम से ज्यादा मात्रा में सीखने लगे और सीखने की गति तीव्र हो गई। तो इसका आप क्या समझे कि ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, धनात्मक नाम दिया गया। और इसमें जो इसका चित्र बनकर तैयार होता है वो कैसा, अवतल दर्पण की तरह। देखिए ये जो बन रहा है वो अवतल दर्पण की तरह प्रदर्शित होता है, इसलिए इसे अवतल वक्र नाम दे दिया गया, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें शुरुआत में सीखने की गति जो होती है धीमी होती है, और लास्ट तक आते आते इसकी सीखने की गति जो है वो तीव्र हो जाती है, ठीक। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये बन रहा है, कर्व से ही समझने की कोशिश कीजिए ताकि रटना ना पड़े। देखिए यहाँ पर ये गति धीमी है, और धीमे धीमे जब गति बढ़ेगी तभी तो ये कब ऊपर की ओर जाएगा, देखिए जा रहा है ऊपर की ओर, तो ये जो है गति तीव्र होने का प्रदर्शन कर रहा है। तो यानी जितना आपको समय दिया गया उसमें आपने जो मात्रा सीखी वो ज्यादा सीखी और उसकी गति तीव्र हो गई। तो इस तरह का ये जो अगर आपको ये चित्र बनाकर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कौन सा कर्व है तो आप बता देंगे ये कॉनकेव कर्व है या धनात्मक, नतोदर या अवतल वक्र है, ठीक है। ये दूसरा वक्र हो गया। इसके बाद आता है आपका तीसरा, ऋणात्मक, उन्नतोदर या अवतल वक्र, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन सा वक्र पढ़ना है हमें, ऋणात्मक, उन्नतोदर या अवतल वक्र या कॉन्वेक्स कर्व, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स कर्व। इसमें क्या होता है, अब आप इसको देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट से ही सीखने की गति तीव्र है और ऊपर आते आते अंत के बिंदु तक आते आते सीखने की गति जो है बिल्कुल मंद हो गई है। देखिए पठार जैसा बन गया है। तो अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि किस वक्र में अंत में सीखने की गति मंद हो जाती है या कम हो जाती है या वो पठार का रूप लेने लगता है, तो उस वक्र का नाम क्या होगा, ऋणात्मक, उन्नतोदर या उत्तल वक्र, ठीक। ये तीनों नाम एक ही हैं, ऋणात्मक, उन्नतोदर या उत्तल वक्र, और इंग्लिश की बात करें कॉन्वेक्स कर्व, ठीक। अब आप खुद देख सकते हैं सीखने, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से देखिए एकदम से कर्व उठ गया और ऊपर उठते उठते ये पठार जैसा रूप लेने लगा। ये देखिए ये ले रहा है प्लेटो जैसा रूप, तो ये क्या हो गया आपका ऋणात्मक जो है कर्व या ऋणात्मक वक्र, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमारे अध्ययन की प्रक्रिया में ज्यादातर जो कर्व बनते हैं वो कौन से बनते हैं, इस तरह के बनते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई नया काम सीखना शुरू करते हैं तो हम उसके लिए इतने एक्साइटेड होते हैं, मतलब हमें खुशी होती है कि हम नया काम सीखेंगे नया, और उस खुशी के कारण जल्दी जल्दी खूब सीखने का प्रयास करते हैं और सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, थोड़े से समय में ज़्यादा सीख जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब अंत तक आते आते उसी चीज़ से हम बोर होने लगते हैं और सीखने की गति मंद होती जाती है, ठीक है।
अब जैसे कि मैं एक आपको घरेलू उदाहरण दूं कि अगर जैसे कि कोई छोटी लड़की होती है, उसको न खाना बनाना नहीं आता, तो उसे बड़ा शौक लगता है कि हम जल्दी से खाना बनाएं, खाना रोटी बेलने से, मतलब सीखने की इतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है, छोटी छोटी अच्छी सी रोटियां बनाना सीख जाती है। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाए इसे बनाने के लिए, तब अगर उससे कहो कि अब बना दो, तो वो नहीं बनाना चाहती। उसके सीखने की जो जिज्ञासा है वो खत्म हो चुकी, उसे लगता है उसे आ गया। तो क्या होता है कि सीखने की गति एकदम मंद होती जाती है। ठीक ऐसी आपकी पढ़ाई के लिए कह सकते हैं। यदि कोई सब्जेक्ट आपको जो है बहुत अच्छा लगता है, जिसके आप में रुचि है, तो आप उसे क्या कहेंगे, सब उसके कुछ शुरुआती चैप्टर बहुत सरल है तो आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। लेकिन आगे के चैप्टर अगर कठिन है तो क्या होगा, आप उन्हें पढ़ना पसंद नहीं करेंगे और उसकी गति जो है धीमी होती चली जाएगी। तब जो कर्व बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऋणात्मक उन्नतोत्तर या उत्तरवर्ग या कॉन्वेक्स का। ठीक, अब याद रखिएगा, याद रखने वाली बात क्या है कि स्टार्टिंग में यानी जो प्रारंभिक बिंदु है, इसमें गति जो है वो बहुत तीव्र होगी और अंत में इसकी गति मंद होती जाएगी, इसीलिए इसको ऋणात्मक कह रहे हैं। ठीक है, धनात्मक जब हमने कहा था तो ये देखिए ऊपर की ओर कोई चीज उठ रही है यानी उसमें वृद्धि हो रही है, जब वृद्धि होगी तभी तो धनात्मक होगा। अब जब किसी चीज में कोई कमी होने लगी तो ऋणात्मक हो गया। ठीक, और इसका जो चित्र बनकर तैयार होता है वो कैसा, उत्तल दर्पण की तरह उसका चित्र होता है। देखिए इसलिए इसको नाम उत्तल वक्र दे दिया गया। ये देखिए ये अवतल दर्पण की तरह इसका चित्र बन रहा है और ये उत्तल दर्पण की तरह। यदि आपने दर्पण पढ़े होंगे तो आप इस चीज समझ रहे होंगे, इसलिए इसको उत्तल वक्र नाम दिया गया। बस इतना ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पर किस वक्र में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आप चित्र से समझे हैं तो आप समझ जाएंगे। इन चित्रों को आपने दिमाग में बिठा लिया तो आप कभी भी अधिगम वक्र नहीं भूलेंगे। चित्र से याद करिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, चित्र याद कर लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए ये बढ़ रहा है तो ये धनात्मक, ये ऊपर नीचे से स्टार्टिंग से उठ गया, एकदम से बढ़ रहा है पर ऊपर जाकर घट रहा है यानी ये ऋणात्मक। ठीक, तो बात समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद चौथे नंबर का जो है वो है सर्पिलाकार वक्र। ठीक, सर्पिलाकार वक्र या इसको इंग्लिश में बात करें तो एस शेप वक्र या मिक्स कर्व, क्या कहेंगे, मिक्स कर्व या एस शेप वक्र। इसको एस शेप वक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब बनकर तैयार होता है ये एस के, अंग्रेजी का जो एस अक्षर है उसकी तरह बनकर तैयार होता है। देखिए ये देखिए अंग्रेजी का एस, इस चित्र की ओर अगर ध्यान दीजिए तो ये अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह बनकर तैयार होता है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में इसकी गति धीमी होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में जो अधिगम की गति है वो धीमी होगी और जब मध्य पर आएंगे तो इसकी गति तीव्र होती जाएगी और अंत में आते आते फिर मंद हो जाएगी। ठीक है, फिर मंद हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, इस तरीके से सीढ़ी नुमा रूप लेता जाएगा और एस जैसी आकृति बनती जाएगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिक्स कर्व करते हैं, क्योंकि इसमें घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए इसको मिक्स कर्व करते हैं। एस जैसी आकृति बन जाती है, इसलिए जो इसको एस शेप वक्र कहते हैं और सर्पिलाकार वक्र कहते हैं, क्योंकि सांप जैसी आकृति भी बन रही है इसलिए इसे सर्पिलाकार कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आया। ये बीच वाली लाइन है ये क्या प्रदर्शन कर रही है, हर ये जो आप कोई भी कर्व देखें या कोई भी वक्र देखें, इसमें जो बीच वाली लाइन है ये प्रदर्शित कर रही है अधिगम की गति को। ठीक है, और ये वाई अक्ष है ये अधिगम की मात्रा और एक्स अक्ष है ये समय को प्रदर्शित कर रहा है कि कितने समय में कितनी मात्रा के अनुसार आपकी क्या गति रही और आपने कितना सीखा। ठीक है, कितना सीख पाए हैं और आपकी गति किस प्रकार की रही, घड़ी बढ़ी या घटी, जो भी हुआ वो इस वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया, सारे क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे कि किसने इसका निर्धारण किया, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। इसके बाद जो आता है वो आता है अधिगम का पठार। अब हमें क्या पढ़ना है, अधिगम का पठार। अधिगम के वक्र को हमने समझ लिया है, अधिगम का पठार अब हम पढ़ते हैं। अधिगम का पठार जो है वो क्या होता है, देखिए अधिगम की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी आती है जब सीखना एकदम स्थिर हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं आती और क्या होता है, एक प्रकार से कहें तो सीखना बंद हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि अभी तो आप कह रही थी सीखना कभी बंद होता ही नहीं, चलता ही रहता है। देखिए जीवन में कभी कभार ऐसे क्षण आते हैं जब सीखना बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए बंद बना हो सकता है वो कुछ समय के लिए बंद हुआ हो, कुछ दिनों के लिए बंद हुआ हो, कुछ सप्ताह के लिए बंद हुआ हो या कुछ महीनों के लिए बंद हुआ हो। ठीक है, तो ये जो स्थिति है वो जितने दिन के लिए रहती है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अधिगम का पठार।
ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक को सोरेनसन, जिन्होंने बताया कि अधिगम का पठार जो है एक ऐसी स्थिति है जो कुछ दिनों तक भी रह सकती है, कुछ सप्ताह तक रह सकती है, कुछ महीनों तक रह सकती है, कुछ वर्षों तक रह सकती है। ये सोरेनसन महोदय ने अपनी परिभाषा में बताया। और स्किनर महोदय ने अपनी परिभाषा में क्या बताया कि जो अधिगम का पठार है वो अधिगम की उन्नति को प्रदर्शित करता है, कि मतलब व्यक्ति उन्नति कर चुका है, इसलिए पठार की स्थिति आ चुकी है। ठीक है, यानी ये तो सब कुछ सीख चुका है, अब उसका सीखना बंद हो गया है, इसलिए पठार की स्थिति आ गई। ठीक है, तो वैसे अधिगम का जो पठार है वो सीखने में अवरोध या बाधा को प्रदर्शित करता है, कि मतलब सीखना बंद हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अवरोध या बाधा अवश्य है, इसलिए सीखना बंद हुआ। अब इसे अधिगम का पठार क्यों कहते हैं? देखिए, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये सीखना इस तरह से चल रहा है, ठीक है, और चलते चलते इस तरह की स्थिति आ जाती है। ठीक है, मैंने आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाया था कि पठार किसे कहते हैं। ऊंचाई लियो ऐसा पर्वत जो ऊपर से सपाट है, ठीक है, एक टेबल जैसा आकार ले लेता है, जैसा कि मैंने इस चित्र में प्रदर्शित किया। देखिए, ऊंचाई लिए हुए और यहाँ पर आकर जो है ये पठार बन गया, जैसे कि मैंने आपको ऋणात्मक इसमें बताया था, ये पठार जैसा बनने लगा। तो ये क्या है आपका, जब ये स्थिति पठार के रूप में बनी रहे, ठीक है, ये खत्म नहीं हो, तब ये क्या कहलाएगा? अधिगम पठार। यानी कि अब अधिगम जो है बंद हो चुका है, पठार बन गया। ये क्या है? अधिगम की प्रक्रिया में अवरोध या बाधा को प्रदर्शित करता है। इस तरह की अगर ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सीखना बंद हो चुका है, स्थिर हो चुका है। ठीक है, अब ये अधिगम के पठार बनते क्यों हैं? ठीक है, इसके काफी सारे कारण हैं, जो आइए अब हम यहाँ पढ़ते हैं। अधिगम के पठार बनने के कारण मैंने यहाँ लिख रखा है कि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं थकान, रुचि एवं वातावरण, कार्य की जटिलता, अप्रभावी शिक्षण विद्या, अभिप्रेरणा व पुनर्वरण की कमी या ज्ञान का संबंध। कारण काफी हो सकते हैं, लेकिन जो जरूरी है वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हुए। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं थकान, इससे क्या समझ में आता है कि यदि शरीर थका हुआ है या मानसिक रूप से आपको कोई तनाव है या कोई मानसिक बीमारी है, तो किसी चीज को सीखना क्या स्थायित्व हो सकता है? क्या आप उसे सीखते रह सकते हैं? तो सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं हो जाएगी। अगर आप कुछ सीख रहे हैं और आप बीमार हो जाते हैं अचानक, तो क्या वो सीखना चलता रहेगा? अगर बीमार हो जाओगे तो सीखना बंद ही हो जाएगा। अगर आप काफी लंबे समय तक बीमार हैं तो आपने जो सीखा हुआ है वो भी आप भूल जाओगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। और क्या कि जो आप सीख रहे थे वो भी आप भूल चुके हैं, आपको नहीं याद है, और सीखने की प्रक्रिया बंद हो गई। मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं है, अगर आपको कोई तनाव है और आप कोई चीज सीख रहे हैं, तो उसे सीखने में मन नहीं लगेगा, और मन न लगने के कारण वो सीखना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, थकान क्या? थका हुआ व्यक्ति, आप कुछ भी सीखने का प्रयास कीजिए, अगर आपको आप कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं और आपको नींद आ रही है, आपका शरीर बहुत थक रहा है, दिमाग बहुत थक रहा है, तो आपका मन सिर्फ सोने की ओर आपको भेजेगा कि सो जाओ जाकर, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, और चाहे जितना प्रयास कर ले सीख कुछ नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो उस स्थिति में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा? पठार बनकर तैयार होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मैंने आपको पहला कारण बता दिया, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य एवं थकान। ठीक, ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? रुचि एवं वातावरण। अगर किसी कार्य को सीखने में रुचि है, कोई कार्य आपको बहुत पसंद है, तो आप उसे निरंतर सीखते रहेंगे और उसमें आपकी गति बनी रहेगी, कुछ ना कुछ आप जरूर सीख पाएंगे। अगर कोई कार्य में आप करने में रुचि नहीं है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सीखें आप भले ही, कहते नहीं बेमन से किया हुआ काम कभी भी सफल नहीं होता, ये हमारे बड़े लोग हमसे कहते हैं। तो यही बात लागू होती है, अगर किसी कार्य को सीखने में रुचि नहीं है तो वो आप नहीं सीख सकते, उसमें अवरोध अवश्य उत्पन्न हो जाएगा, बाधा अवश्य आ जाएगी, और सीखने का जो वक्र बनकर तैयार होगा उसमें एक पठार बन जाएगा, यानी सीखना बंद हो जाएगा। ठीक, वातावरण, वातावरण किसी भी सीखने की प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। अच्छा वातावरण है, सीखने योग्य वातावरण है, तो सभी चीजें सीखी जा सकती हैं। यदि सीखने योग्य वातावरण नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, तो कुछ भी सीखा नहीं जा सकता, अर्थात क्या होगा कि सीखने की प्रक्रिया बंद ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि उदाहरण से अगर समझने की कोशिश करें कि अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना कहीं सीख रहे हैं और आसपास बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, ऐसा शोर जो कानों को कष्ट पहुंचा रहा है, तो क्या आप वो चीज सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, आप थक कर उसको सीखना बंद ही कर देंगे। और वही अगर शांतिपूर्ण माहौल है, अच्छा वातावरण है कहीं का, तो उसे सीखने में आपको मन भी लगेगा और आप जल्दी भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये सीखने का वातावरण। कार्य की जटिलता, अब अगला है कार्य की जटिलता। यदि कोई कार्य बहुत कठिन है, ठीक है,
बहुत ज़्यादा कठिन है तो क्या सीखने आप उसे सीख पाएंगे? नहीं, मन लगेगा सीखने में। यदि वही कार्य सरलता से सिखाया जाए तो उस पर सीख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कठिन कोई कार्य है तो उसे सीखने में जल्दी मन नहीं लगेगा और आप थका कर उसको बंद कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आपका अप्रभावी शिक्षण विधियाँ। यदि किसी गलत शिक्षण विधि से कुछ अध्ययन कराया जाए तो क्या सीखने में मन लग सकता है? नहीं लग सकता। अतः क्या होगा? सीखना बंद हो जाएगा। अगर आपको जोड़ना क्या कहते हैं, अगर आपको जोड़ने के लिए आपसे कह दिया जाए कि किसी छोटे बच्चों को आप सिखा रहे हैं और उसको जोड़ सिखा रहे हैं, और जोड़ने की विधि आप या तो उंगलियों पर सिखाइए या लाइनिंग करके सिखाइए या किसी चीज़ को गिनकर सिखाइए, इस तरह से सिखा रहे हैं, अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चा सीख जाएगा। और आपने बड़े बड़े मेथड से कहा मुँह जवानी बताओ 15-15, कहीं ना गिनने दे रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। तो क्या होगा? सीखना प्रभावित हो जाएगा और सीखना बंद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या? अभिप्रेरणा और पुनर्बलन की कमी। कोई भी कार्य सीखने के लिए अभिप्रेरणा बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर प्रेरणा प्राप्त नहीं हो रही तो कार्य नहीं सीख सकता है। ठीक, ये बात मानते हैं ना आप सब कि प्रेरणा किसी भी कार्य को सीखने के लिए बहुत ही प्रभावी कारक है। यदि आप किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं है तो वो कार्य कैसे भी नहीं सीख सकते, कुछ भी नहीं आ सकता है। जब आप किसी को अपने मन से प्रेरित हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रेरणा दे रहा है, कोई मोटिवेट कर रहा है किसी तरीके से, तो ही कोई कार्य सीखा जा सकता है, अन्यथा नहीं सीखा जा सकता है। पुनर्बलन बहुत ही आवश्यक फैक्टर है। अच्छा पुनर्बलन ऊपर की ओर बढ़ाता है, ऋणात्मक पुनर्बलन जो है नीचे की ओर बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन आवश्यक है। अगर वो नहीं मिलेगा, पुनर्बलन हमें नहीं प्राप्त होगा कि हम कोई कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत हमें नहीं पता चल रहा है, तो क्या होगा? जब हमें रिजल्ट ही नहीं पता चल रहा है, कोई हमें टोक ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? क्या हम सही तरह से सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे और अर्थात एक ऐसी स्थिति आएगी जब सीखना बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या? ज्ञान का संबंध। लास्ट जो है वो ज्ञान का संबंध। यदि नवीन ज्ञान और क्या कहते हैं आपका पूर्व ज्ञान में संबंध नहीं है तो कोई भी चीज सीखी नहीं जा सकती। अगर आप कोई कार्य सीखे हुए कार्य है, उससे संबंधित कोई कार्य सिखाया जा रहा है तो वो आप सीख जाएंगे, लेकिन एकदम से आपको कोई नई चीज सिखाई जा रही है तो सीखना संभव नहीं है। एकदम अवरोध दिमाग में उत्पन्न हो जाएगा और आप नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज आपको नहीं सीख रहे, उससे पहले आप उससे संबंधित कुछ सीख सके तो आप जल्दी उसको सीख जाएंगे, जल्दी ग्रहण कर पाएंगे और अच्छी तरीके से उसका ज्ञान भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आपस में दोनों ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान और क्या कहते हैं नवीन ज्ञान का संबंध नहीं है तो वो नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो है आपकी क्या है अधिगम पठार बनने के कारण। कौन कौन से कारण मैंने आपको बताया। अगर अब इनके निदान की बात करें तो इन्हीं चीजों को अगर हम उल्टा कर दें तो उनका निदान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यदि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं थकान को दूर कर दिया जाए, थकान के लिए क्या थोड़ा विश्राम दे दिया जाए, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए, अगर शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, अगर आपने दवाई ले ली, अच्छे से आपका शरीर स्वस्थ हो गया है, मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, तो क्या चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी, जल्दी सीख जाएंगे और क्या कहते हैं ये पठार की स्थिति नहीं आएगी। इसके बाद रुचि एवं वातावरण। आपकी रुचि के अनुरूप अगर आपको कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो आप जल्दी सीख जाएंगे। वातावरण मैंने आपको बताया कि अच्छा वातावरण है तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद क्या कार्य की जटिलता। अगर कार्य कुछ सरल, अगर कोई कार्य जटिल भी है तो उसे आप टुकड़े टुकड़ों में कर सिखा रहे हैं। एकदम से आपने कहा पूरा इकट्ठे सीख लो, नहीं सीख सकते, लेकिन अगर छोटे छोटे टुकड़ों में उस कार्य को बांट दिया जाए तो आप उसे सीख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद शिक्षण विधियाँ। अगर उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे मैंने आपको जोड़ का उदाहरण दिया, अगर छोटे बच्चों को लाइनिंग खींचने के माध्यम से सिखाया जाए या उंगलियों पर जोड़ना सिखाया जाए तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो इस तरह से उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग कर इस पठार को बनने से रोका जा सकता है। पुनर्बलन देकर अगर कोई अच्छा काम किया तो उसके लिए उसको बच्चे को शाबाशी दीजिए, किसी प्रकार का इनाम दीजिए तो वो सीखने के लिए और प्रेरित होता है। जैसे कि मैंने प्रेरणा के लिए आपको होता है कि सीखने के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। आप उसे समझा रहे हैं कि सीख कर तुम्हारा क्या लाभ हो सकता है, उसको लाभ हानि समझा रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपको पठार की स्थिति नहीं झेलनी पड़ेगी। पूर्व ज्ञान, ऐसा ज्ञान दीजिए जो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान से संबंधित हो। ठीक है, तो ये इनके निदान है। बात समझ में आए कि इन्हीं चीज़ों का अगर हम उल्टा कर दें तो हमें अधिगम पठार ना बने, इसके निदान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको अधिगम वक्र व पठार को समझाया। आशा करती हूँ कि आप सबको जरूर समझ में आया होगा। कुछ भी समस्या हो तो जरूर बताइएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपको प्रश्न पूछना हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।